नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे पीडीए वोट बैंक पर एनडीए वर्सेस सपा। और इससे पहले स्पेशल बुलेटिन की और जहां हम बात करेंगे पीडीए वोट बैंक पर एनडीए वर्सेस सपा। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज पर सियासी बिसात बिछ चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी इस वोट बैंक को साधने की तैयारी में जुट गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अब पीडीए की राजनीति सिर्फ समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि एनडीए के ओबीसी और दलित चेहरे भी मुकाबले में खड़े हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो आने वाले चुनाव में जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे ही असली फैक्टर होंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, वो पीडीए का नारा पूरी तरीके से दिखावटी मात्र है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव के पीडीए का जो मतलब है वह है प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीडीए का दूसरा मतलब है पहला दावेदार अहीर। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जो पीडीए का नारा बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, वह पूरा दिखावा, एक छलावा है, जिसके छलावे के अंदर, जिसके बहकाव के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। सही मायनों में जो पीडीए है वो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के रूप में, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी के रूप में, आदरणीय संजय निषाद जी के रूप में एनडीए के साथ में मजबूती के साथ में खड़ा है और यही पीडीए उत्तर प्रदेश का भला करने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर है वो काफ़ी कठिन है। अखिलेश यादव 2017 में फेल हुए, 22 में फेल हुए, लेकिन 2024 में पीडीए का जो फार्मूला उन्होंने अप्लाई किया और जिस तरीके से जातियों को जोड़ा, खास तौर से पिछड़ी जातियों और दलित वर्ग को, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को चौंका गया। 2024 के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक थे और इतना बड़ा डेफिसिट यूपी से मिला, जो यूपी उसको हमेशा लीड देता था, कि वही अंतर उसका केंद्र सरकार में अपने दम पर पूर्ण बहुमत बनाने से रह गया। तो जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव वो फार्मूला क्यों छोड़ेंगे जिससे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया है 2024 में। तो उनका तो पीडीए जारी रहेगा और पीडीए के बहाने इन जाति और वर्गों में बहुत अच्छा माहौल समाजवादी पार्टी ने बना लिया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में आप जाइए, आपको वही मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा जाति की राजनीति पे आधारित रही। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा जाति की राजनीति हुई है और जाति की राजनीति की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अतीत में धर्म की राजनीति शुरू की थी और भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जैसे मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन आधार यहाँ का जातिगत राजनीति का है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जाति की राजनीति ने ही समाजवादी पार्टी को भी पैदा किया है, बसपा को भी पैदा किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी जाति की राजनीति किस अपर कास्ट की जो पार्टी कही जाती थी, जो अगड़ों की पार्टी कही जाती थी, जो धर्म की, हिंदुत्व की पार्टी कही जाती थी, उसने जाति का एक विश्वास, अमित शाह ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों से जुड़े हुए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया और पिछड़ी जातियों और दलितों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, यहां से सिलसिला शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का और जीत का। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला नारा है, उस पे 2024 में जो जीत मिली, उसी के सहारे 2027 की नैया पार कराने में जुटे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उनसे कम नहीं है। देखा जाए तो जिस जाति समीकरण को साध रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उसी के सहारे बीजेपी 2014, 17, 19, 22 का चुनाव साध चुकी है। हाँ, 2024 में जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कम हुई हैं, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा भी की है। इसलिए जो स्थानीय दल हैं वो पीडीए से ही रिलेटेड हैं, जैसे अपना दल सोनेलाल, सुहेलदेव समाज, भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी,
और पश्चिमी यूपी का राष्ट्रीय लोक दल, इन सब की जो पैठ है अपने जातियों में मजबूत है और वो एनडीए के साथ हैं। 2027 का जो चुनाव है वो कहीं न कहीं एनडीए का पीडीए और समाजवादी पार्टी का पीडीए, इनके बीच में टकराव की स्थिति होगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि 27 का चुनाव इन्हीं मुद्दों पे होगा। बहरहाल चुनाव होने में लगभग अभी 18 महीने बाकी हैं। बीच में कई ऐसे समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे और कुछ नए समीकरण का उत्थान भी होगा। देखने वाली बात होगी कि 27 में एनडीए का पीडीए होगा या समाजवादी पार्टी का पीडीए होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। और अगली खबर की हम बात करेंगे ये जालीदार टोपी की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए एक नई सियासी बहस को हवा दे दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अखिलेश पर कटाक्ष किया। पोस्ट में मौर्य ने लिखा, मस्जिद गए लेकिन जालीदार टोपी ले जाना भूल गए। जब ख्याल रखना था तो कब्जे वाली जमात का पूरा ख्याल रखना चाहिए था। इस टिप्पणी को लेकर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। मौर्य का यह बयान उस तस्वीर के बाद आया जिसमें अखिलेश यादव एक मस्जिद में नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने परंपरागत जालीदार टोपी नहीं पहनी थी। डिप्टी सीएम का यह बयान आगामी चुनाव से पहले अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों पर भी सवाल खड़े करता है। साथ ही उन्होंने कब्जे वाली जमात कहकर परोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ताओं, आपको बता दें पुराने कार्यकालों की नीतियों पर भी निशाना साधा है। इस तंज के बाद सपा और भाजपा के बीच बयानबाजी और तीखी होने की संभावना है। सपा की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव जल्द ही इस पर जवाब दे सकते हैं। इस बयान ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि चुनावी राजनीति में प्रतीक, पहनावा और धार्मिक स्थल पर उपस्थिति जैसे मुद्दे भी विपक्ष को घेरने का हथियार बन सकते हैं। आगामी दिनों में सियासी घमासान और तेज होने की संभावना है। तो हमारी खास पेशकश में वक्त फिलहाल एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फर्जी दूतावास का भंडाफोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फर्जी दूतावास का भंडाफोड़। नोएडा के उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए गाजियाबाद से एक साथी ठग को गिरफ्तार किया है, जो खुद को कई देशों का काउंसलिंग एम्बेसडर बताकर आम लोगों और अधिकारियों को गुमराह कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हर्षवर्धन जैन के रूप में हुई है। आरोपी ने एक किराए के मकान में वेस्ट आर्कटिका नामक देश का फर्जी दूतावास खोल रखा था। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान वहां से 4 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली लग्जरी गाड़ियां, 12 फर्जी पासपोर्ट और लाखों की विदेशी करेंसी बरामद हुई। एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार हर्षवर्धन खुद को विभिन्न देशों का राजनयिक अधिकारी बताकर न सिर्फ लोगों को धोखा देता था, बल्कि डिप्लोमेटिक स्टेटस का फायदा उठाकर अवैध गतिविधियों में भी शामिल था। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। उससे जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। एसटीएफ ने इस पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। ये मामला राजनयिक व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। जांच फिलहाल जारी है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, फर्जी दूतावास का एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है और फर्जी डिप्लोमेट को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? देखिए मनोज, आपको बता दें कि गाजियाबाद के कविनगर के एक मकान में जो किराए पर लिया गया था, उसमें अवैध रूप से कई देशों के दूतावास चलाने के मामले का नोएडा एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। नोएडा पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी की है। एक व्यक्ति जो हर्षवर्धन नाम का है वो मौके पर मिला था, और बात करें तो उसके पास 44,70,000 रुपए नगद मिले हैं। वहीं कई देशों की जो विदेशी है उनकी मुद्रा भी मिली है, और डिप्लोमेटिक जो राजदूत की जो गाड़ियां चलती हैं लगभग 20 गाड़ियों के नंबर प्लेट मिली है। वहीं 4 वाहन ऐसे मिले हैं जिन पर नंबर प्लेट डिप्लोमेटिक लगी हुई थी, जिनका प्रयोग समय समय पर किया जा रहा। वहीं बता दें कि जिस तरह से कई देशों के झंडे और जो चीजें मिली हैं, तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस के लिए बड़ी मतलब कहा जा सकता है कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गाजियाबाद पुलिस इतने बड़े रैकेट को क्यों नहीं पकड़ पाई और क्यों नहीं उस पर
ध्यान दे पाए। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि नोएडा एसटीएफ को यहाँ पर गाजियाबाद में आकर मिली है, क्योंकि जो हर्षवर्धन जैन था उसके द्वारा कई बड़े जो राजनीतिक लोग हैं उनके साथ फोटो खींच एडिट कर वहाँ पर फोटो लगाए गए थे, जिससे कि वो अपना एक प्रभाव जमा सके कि वो जो बड़े लोगों से उसके संपर्क है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सोशल मीडिया पर जब अकाउंट चेक किया गया तो उसमें भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिली हैं। तो कहीं सामान की बात करें तो बहुत सारे जो समाचार पत्र के भी एक मतलब फर्जी कहा जा सकता है कि एक पहचान पत्र भी मिला है। प्रेस के जो आई कार्ड जिनको कह सकते हैं, कई डायरी हैं, वहीं कई बैंकों के खाते, फोन नंबर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच की जा रही है। मोहर की बात करें तो कई 34 के लगभग मोहर यहाँ पर जो विदेश की अन्य देशों की मोहर थी तो 34 मोहर यहाँ पर मिली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक बड़ी उपलब्धि है पकड़ी गई का जो खुलासा हुआ है, अब इसमें देखना होगा कि आखिर इस व्यक्ति के तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए थे, किन किन लोगों के संपर्क में था और किस तरह से फर्जी यहाँ पर वो इस तरह का कार्य कर रहा था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से गाजियाबाद पुलिस नोएडा एसटीएफ अब इस मामले की तक जाने का प्रयास कर रही है। हाँ बिल्कुल जयवीर मावी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गाजियाबाद से 7 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी की। हर्षवर्धन जैन के नाम से आरोपी की पहचान हुई है, जो फर्जी एम्बेसडर बनकर लोगों से ठगी कर रहा था। 4 डिप्लोमेट नंबर प्लेट वाली गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। नोएडा में एसटीएफ ने नोएडा से ये बड़ा खुलासा एसटीएफ ने किया है। जालसाज जो है वो पकड़ा गया है। फर्जी दूतावास का फिलहाल भंडाफोड़ हुआ है। और अब हम बात करेंगे जमीन हड़पने का फर्जीवाड़ा बेनकाब। औरैया जिले के रामनगर गांव में जमीन कब्जाने को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पीड़िता कमलेश नामक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके मृत पति की जमीन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे हड़पने की साजिश रची गई। जांच में सामने आया कि मृतक के नाम पर दूसरी महिला और उसके बेटों सोनू और शिवपूजन के नाम कूट रचित तरीके से दर्ज किए गए। इस फर्जीवाड़े में पंचायत सचिव अंशु की मिलीभगत भी उजागर हुई है। गाँव में पहुंचे बीडीओ अतुल यादव ने मौके पर बैठक कर ग्रामीणों से साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान परिवार रजिस्टर से असली वारिसों के नाम हटाकर फर्जी नाम दर्ज किए जाने की पुष्टि हुई। बीडीओ ने पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति उच्च अधिकारियों को भेज दी है। साथ ही पीड़िता कमलेश ने इस पूरे प्रकरण में 12 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है। जमीन संबंधी दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे फर्जीवाड़े और बढ़ सकते हैं। प्रशासन से पारदर्शिता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही सजा की भी मांग की गई है। और अब हम बात करेंगे 159 स्कूलों को धमकी, ईमेल में कौन। कानपुर से खबर है, जहां देश भर में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया है। यूपी समेत देश के 159 स्कूलों को ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई है। कानपुर, आगरा, मेरठ, लखनऊ समेत कई शहरों के नाम सामने आए हैं। कानपुर के करीब 10 स्कूलों को भी संदिग्ध ईमेल आने की आशंका जताई जा रही है। गुलमोहर पब्लिक स्कूल और संत जेवियर्स जयपुरिया स्कूल ने धमकी भरे ईमेल मिलने की पुष्टि की है। ईमेल सामने आने के बाद कानपुर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। मौके पर बम निरोधक दस्ते, फायर सर्विस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी स्कूलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अब तक किसी स्कूल से विस्फोटक मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन किसी भी खतरे को हल्के में नहीं ले रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों में छात्रों को छुट्टी देकर घर भेजा जा रहा है, जबकि अभिभावकों में भारी चिंता का माहौल बन गया है। साइबर सेल ने ईमेल ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस हरकत के पीछे की साजिश बेनकाब की जाएगी। स्थिति पर आला अधिकारियों की नजर बनी हुई है और जांच भी जारी है। तो एक बार फिर से ईमेल के माध्यम से स्कूलों को धमकी दी गई है। आगरा, कानपुर, मेरठ सहित तमाम शहरों के जाने माने स्कूलों को यह धमकी मिली है। कानपुर के 10 स्कूलों में ईमेल आने की आशंका जताई जा रही है। और अब हम बात करेंगे अस्पताल में बदहाली। रायबरेली के जिला महिला अस्पताल में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल की लिफ्ट अचानक बंद हो गई। लिफ्ट में एक गर्भवती महिला समेत कई मरीज और तीमारदार फंस गए। बताया जा रहा है कि यह घटना बिजली कटने के कारण हुई और हैरानी की बात यह रही कि अस्पताल परिसर में लगे इन्वर्टर व जनरेटर काम नहीं कर रहे थे, जो
इस दौरान पूरी तरह से सोपीस बने नजर आए। मौके पर मौजूद लोगों ने जब लिफ्ट में फंसे मरीजों की चीख पुकार सुनी तो अस्पताल कर्मियों को सूचना दी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला जा सका। स्थानीय लोगों और तीमारदारों का आरोप है कि महिला अस्पताल की लिफ्ट अक्सर खराब रहती है और इसकी मरम्मत की भी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। इसकी मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं देता। ये लिफ्ट दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच में बंद हो गई थी। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही एक बड़ा हादसा बन सकती थी। यदि समय पर लोगों को ना निकाला जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिला अस्पताल महिला क्या हुआ यहाँ पे? लिफ्ट बंद हो गई है, चल ही नहीं रही। कितनी देर से बंद है लिफ्ट? बहुत देर से बंद है। तो क्या हुआ, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर यही दिक्कत आ रही है कि यहाँ जल ही नहीं, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। तो क्या इसी तरह आए दिन खराब रहती है क्या? हाँ सर। तो कितने नंबर पे जाना था आपको? सर नीचे जाना था गाड़ी में। कौन से फ्लोर पे बंद हो गई? ये दूसरे सेकेंड पर। कहाँ से आई हैं? लालगंज से। कहाँ पे थी यहाँ पे? महिला अस्पताल में। नहीं, क्या हुआ इस पे? लिफ्ट में कुछ हो गया क्या? बंद हो गया, खुल नहीं रहा है। कितनी देर से फंसी है आप? 1 घंटे से। ज़्यादा दिक्कत आ रही है? हाँ। और इस खबर पर है अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता केशवानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, महिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की लिफ्ट बंद हो जाने से कई मरीज और तीमारदार उसमें फंस गए और ये बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को उसमें से निकाला गया। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के जिला महिला चिकित्सालय का है, जहां पे घंटों लिफ्ट बंद होने से गर्भवती महिलाएं व उनके जो तीमारदार थे वो घंटों लिफ्ट के अंदर बंद थे। बताया जा रहा है कि महिला अस्पताल में जनरेटर की भी सुविधाएं हैं, ऑटोमेटिक और सुविधाएं हैं, लेकिन जो जनरेटर है उसमें डीजल न डालने के कारण जो है लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की जाती है, जिसके बाद देखा गया कि अचानक जो लिफ्ट है वो बंद हो गई, जिसके बाद जो है महिलाएं व तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वही घंटों ये लोग जो है लिफ्ट में बंद रहे हैं, लेकिन उनको जो मदद के लिए अस्पताल का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे नहीं पहुंचा है। घंटों बाद जब लाइट आई है तो वो लिफ्ट से बाहर निकल पाए, जिसके बाद देखा गया है कि उनकी राहत की सांस ली गई। लेकिन जिस प्रकार देखा जा रहा है कि जिला अस्पताल महिला अस्पताल में जो है प्रशासन की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं गर्भवती महिलाएं और तीमारदारों पे भारी पड़ सकती है। मानस। हाँ बिल्कुल केशवानंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अस्पताल की लिफ्ट में फंसे मरीज व तीमारदार जिनको बमुश्किल निकाला गया, ये बड़ी घटना हो सकती थी और कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की ये लापरवाही सामने आई है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का